पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसका मरीज सांस लेने को तरसता है। दुनिया भर में इस मरज़ को कम करने के लिए दरख्त लगाए जाते हैं। पढ़ी लिखी कौमें यानी कि जो ग्रीनली होती है ना, हरियाली, उसको अपनी शान समझती हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम के शऊर का ये आलम है कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीनों को महंगे प्लॉट्स और मार्बल से सजाया गया है, लेकिन दरख्त नहीं लगाए जाते, उल्टा दरख्त काटे जाते हैं। फ्लैट्स के कंपाउंड हों या मसाजिद के सहन हों, जो चंद सालों पहले तक तो कच्चे हुआ करते थे, अब मिट्टी की खुशबू उनसे आया करती थी, अब माहौल ही कुछ और है। उनको पक्का कर दिया गया है, मार्बल्स लगा दिए गए हैं। तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 30 करोड़ अफराद हैं जो कि दमे का शिकार हैं, और पाकिस्तान में तो तादाद कहीं ज़्यादा है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम एलोपैथिक भी और हर्बल भी दोनों इलाज, देसी टोटके भी और वैसे क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, इस पर बात करेंगे। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर डॉक्टर नवीद हारून रशीद साहब, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। और दूसरी तरफ मेरे हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, जो कि आज हमें बहुत सारे इस हवाले से नुस्खे बताएंगे, टोटके बताएंगे कि किस तरह इस बीमारी से निपटा जा सकता है। तो पहले मैं डॉक्टर नवीद आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताइएगा कि लोगों की अवेयरनेस के लिए, क्या ये बीमारी पैदाइशी होती है, जीन्स में आती है, या फिर इसके जो सिम्टम्स या वजूहात हैं वो क्या हैं? बेसिकली ये बीमारी जो है ये जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज होती है, लोगों को फैमिलियल भी होती है जी। मतलब ख़ानदान में भी रन करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकती हैं, जिसके अंदर डस्ट है, माइट्स हैं, कॉकरोचेस हैं और परफ्यूम्स हैं और इस तरह के केमिकल्स हैं। बहुत से लोग हमारे पास ब्लीच के एक्सपोजर से आते हैं जो घर में बहुत रेगुलरली यूज़ की जाती है। तो ये भी एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसको इनिशिएट करती हैं। सही। अच्छा, अब इसमें मैंने तो अक्सर ये भी सुना है कि जो लोगों के घर में कारपेट बिछे होते हैं, जो अरसा हो जाता है, उनकी सफाई नहीं हो पाती है, और बेडरूम्स में भी कारपेट्स होते हैं, और ज़ाहिर है जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा भी हो तो उनके लिए बड़ा ये जहर कातिल जिसे कहा जाता है ना, वो सिचुएशन होती है। तो मतलब ये है कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, मतलब जड़ से ख़त्म होती है या नहीं होती? अच्छा, इसमें बेसिकली जब भी अगर आप इनकी गाइडलाइंस देखें, जिसको हम जीना गाइडलाइंस कहते हैं, उसके अंदर जब भी इसको यूज़ किया जाता है, इसको कंट्रोल का वर्ड यूज़ किया जाता है, ट्रीट का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा। तो ये कभी भी बॉडी के अंदर उभर सकती है, जिसको है क्या पता सालों साल ये बैठी रहे, ना आए बाहर, लेकिन किसी भी वजह से कोई एक्सपोजर हो गया, कोई फ्लू हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कोई डस्ट से या किसी भी चीज़ से वो ट्रिगर हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और कंट्रोल भी इस तरह से हो जाता है कि दवाओं की बहुत दफ़ा ज़रूरत नहीं रहती, या हस्ब ज़रूरत दवाओं पे लोग आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें आपसे बिल्कुल पूछूंगी, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स को बात करते हुए देखा है कि जितना डस्ट पाकिस्तान में होता है, अगर पाकिस्तानियों के आप फेफड़ों को निचोड़ेंगे ना, तो उसमें से बस मिट्टी निकलेगी बहुत सारी। और हम लोग ज़ाहिर है बस हैं भी कुछ थोड़े से ना लापरवाह से सर पे नज़र करते। मास्क हम कभी लाजमी पहन के घरों से नहीं निकलते। कोविड था तो भी बस मुश्किल से ही हम लोगों ने लगाया मास्क। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइएगा, आपकी इल्म की दुनिया में ये जो दमा है, इसकी शिकायत की वजूहात और दूसरा इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है? देखिए, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लफ्ज़ कंट्रोल यूज़ होता है, बिल्कुल इसी तरह ही होता है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये विरासत से भी होती है। जैसे विरासत से अगर वालिदैन में हो तो वो बच्चों में भी आती है, और वो बच्चा जो है वो फिर आपको तकरीबन कुछ अरसे तक, जब ग्रोथिंग एज में होता है, उसको ये शिकायत रहती है और डॉक्टर्स का आना जाना लगा रहता है। और इसमें बाज़ लोगों को अस्थमेटिक एलर्जी होती है, साइनसाइटिस एलर्जी होती है, जो धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू किसी भी चीज़ से हो सकती है, कलर से, कारपेट से, किसी चीज़ से भी हो सकती है। तो ये किसी भी वक्त आपको ट्रिगर कर सकता है, और ऐसी सूरत में हम कोशिश करते हैं कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कराते हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम कराते हैं। और एक फूल मिलेंगे आपको गुले ज़ूफ़ा के नाम से, गुले ज़ूफ़ा, ये अस्थमेटिक एलर्जी के लिए बहुत बेहतरीन है। ये इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल के इसका कहवा बना के पिया करें आप, तो आपका सीज़न अच्छा गुजर जाएगा। जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा होता है, धूल मिट्टी वाला होता है, या सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं या गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा तंग करती है।
तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बच्चों को ख़ास तौर पे किसी किस्म के टोटकों का ना करें, उनकी केयर कीजिए और उन्हें अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा जारी रखें। अच्छा, पता है और एक पाकिस्तानी में अक्सर ये बात महसूस करती हूँ और बड़ा अफसोस भी इस चीज़ पर होता है कि हमारे यहाँ जब कोई इस तरह की बीमारी जो कि जिसके पेशेंट्स ज़्यादा हों, अव्वल तो मेडिसिन मिलेगी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन जब सीज़न होता है कि जब इस तरह के मरीज़ों को बचना होता है, उन दिनों में आपको वो मेडिसिन शॉर्ट हो जाएगी और जहाँ मिलेगी वो आपको डबल प्राइस पे मिलेगी। तो ये जो इन्हेलर्स होते हैं, क्या इस बीमारी में ये पॉसिबल है कि हमें इस तरह क्योरेबल सिचुएशन हो जाए कि हमें इन्हेलर्स तक ना जाना पड़े? जिस तरह इन्होंने गुले ज़ूफ़ा बताया, कुछ लोग कहवे पीते हैं, बहुत परहेज़ करते हैं, तो आप इस पर हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो मेडिसिन के अंदर यही है कि जो सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर्स ही होते हैं। लेकिन इन्हेलर्स की भी कैटेगरी आती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड जिसका ज़्यादा डोज होता है। तो आम तौर पे यूजुअली हम बहुत लो डोज से शुरू करते हैं और उसी पे हमारी कोशिश होती है कि लोग मेंटेन कर जाएं। यानी कि इन्हेलर ज़रूरी है? हाँ, इन्हेलर इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ मैनेजिंग एस्थमा इन आवर मेडिसिन स्पेशलिटी। बाहर भी यही होता है? दुनिया के अंदर है, क्योंकि देखें ये जो गाइडलाइंस हैं ये WHO फॉर्म करता है। जीना गाइडलाइंस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इट्स अ वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस, इसको दुनिया में फॉलो किया जाता है और इसके अंदर ही ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कि जो इन्हेलर्स होते हैं दे आर द सेफेस्ट मोड ऑफ मेडिकेशन। इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं। कुछ लोगों को ये इबाम होता है कि जैसे नहीं, प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते बहुत सी दवाइयाँ, लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो इट इज़ वेरी सेफ़ इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ स्टेट जिसके अंदर एस्थमा ख़राब होता है। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं तो उसमें चांसेस हैं कि वो एग्जैजरबेट करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और इसी तरीके से इन्हेलर्स जो है हम बच्चों में भी देते हैं और बड़ों में भी देते हैं, लेकिन डोज में फ़र्क होता है। अच्छा, मेडिसिन्स भी होती हैं साथ में या फिर अच्छा, मैं उनके बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं, मुझे ये भी बताइएगा कि इसके सिम्टम्स से हम स्टार्ट करते हैं कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, किस एज में फ़ील होना शुरू होते हैं, जब हमें हमारे लिए इंटीमेशन होता है कि भाई चेकअप कराओ लाजमी? इसमें देखें, जो शुरुआत होती है, कुछ लोगों को ये चाइल्ड ऑनसेट होता है, पैदाइशी होता है, कुछ लोगों को ये अडल्ट ऑनसेट एस्थमा भी होता है कि अचानक 25-30 साल की एज के अंदर किसी भी वजह से किसी को, जैसे बीच में आपने देखा था कोविड वाज वेरी प्रिवेलेंट, तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद ये ट्रिगर कर सकता है। और किसी भी एक्सपोजर से, जैसे किसी को कोई केमिकल एक्सपोजर हो गया, किसी को कोई ये पेट्रोल का, परफ्यूम का, डस्ट से, माइट से, कॉकरोचेस से, जिस तरह आपने पहले बताया कि जो कारपेट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो कहीं से भी उसका एक्सपोजर हो सकता है। तो ये अर्ली ऑनसेट भी होता है और लेट ऑनसेट एस्थमा। सही। और सिम्टम्स यही होते हैं कि आपको सिम्टम्स, इसमें सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम्स जो होते हैं वो चेस्ट टाइटनेस होती है, वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा वकीम साहब, आप मुझे बताइएगा, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए क्या ये गुले ज़ूफ़ा दोनों के लिए है या फिर इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है जो बच्चे अलग ले सकते हैं और बड़े अलग? देखिए, मैंने आप पहले स्टार्ट में ही अर्ज़ किया कि जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको उनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे पे रखें। आप कोशिश कीजिए आप, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होती हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है और वो जो तकलीफ़ें, बीमारियां हैं वो अपने ऊपर लेते हैं, ये बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा कि बोलते हैं यार बच्चों को आप बाहर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, मरीज़ के पास जाने ना दें, क्योंकि उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है ये। और जब इसके सिम्टम ये होते हैं कि जिस तरीके से सांस जाता है लेकिन निकलने में तकलीफ़ हो रही होती है और भारीपन महसूस होता है, इसकी वजह से धड़कन तेज़ होती है, बाद लोगों को इसका दिल पे भी असर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, सांस को ईजी ना ले रहे हैं। और जो गुले ज़ूफ़ा का मशवरा दिया है वो सिर्फ तमाम उम्र के लोग ले सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी अर्ज़ किया कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो लेडी कंसल्टेंट है जो मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिएगा, किसी किस्म का कोई टोटका यूज़ ना कीजिएगा। और तीसरी चीज़ अब आजकल हो रही है, जैसे सांस हो रही होती है बाज़ लोगों को, लेकिन वो एलर्जी होती है बाज़ लोगों को, खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो आपने एक 1.25 कप पानी लेना है, उसमें आधा इंच का टुकड़ा अदरक का डालना है, 1 अदद सब्ज़ इलायची डालनी है और इसमें आधा चम्मच जो है सब्ज़ चाय डालनी है। इसे उबाल के कहवा बना लें, ये एक टाइम रोज़ाना पिया करें, ये घबराहट को भी साथ में दूर करेगी आपकी। क्या बात है, ज़बरदस्त कहवा आपने बताया है। ये ज़ाहिर है और आजकल सीज़न ज़्यादा चेंज हुआ है, गर्मी आ गई है तो लोगों को ये खांसी, ज़ुकाम,
ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें भी ये बड़ा फ़ायदा देगा क्योंकि इसमें अदरक भी है, इलायची भी है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब जैसा कि अभी बात कर रही थी, मैंने अक्सर ये देखा है ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर एक बाकायदा वो एक ना वॉच टाइम आ रहा होता है कि अगर आप अपने लंग्स से मोहब्बत करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इतनी देर के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड कीजिए और इससे आपको आइडिया होगा कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर हम अपने फेफड़ों से मोहब्बत करते हैं और हम उनका ख्याल रखना चाहते हैं और उनको टेस्ट करना चाहते हैं, तो वाकई ये सही है ये जो लोग करते हैं? बेसिकली ये कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं है, लेकिन आप अगर 6 to 10 सेकेंड्स अपना सांस रोक सकते हैं, इट मीन्स कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सही है। अच्छा। हाँ, बट कोई स्पेसिफिक एस्मा रिलेटेड इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप वाकई अपने टेस्ट करना चाहते हैं अपने फेफड़ों को, तो हमारे पास एक टेस्ट होता है जो बहुत से हॉस्पिटल्स में होता है, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें आपको जो है फूंक मारनी होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो आपके फेफड़ों की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करता है और बताता है अगर आपको एस्थमा है तो वो कितना सीवियर है और वेदर वो दवाओं से रिएक्टिव है। और ये कितना कॉस्टली टेस्ट है? इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। देखिए, जिस हॉस्पिटल से मैं आया हूँ, ऑब्वियसली आगा खान, कुछ प्राइस डिफरेंसेस होंगे, लेकिन हमारी बहुत सारी प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर, यहाँ तक कि हमारे कुछ जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये बहुत ही कम लागत में लोगों को मुहैया किया जाता है। सही। और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो माशाल्लाह ज़ाहिर है मेडिकल की फील्ड में इतने एडवांस हो चुके हैं, पूरी दुनिया में ही इलाज एक से एक अब अवेलेबल है। क्या वजह है कि अस्थमा का कोई इलाज उस तरीके से नहीं आज तक मिल पाया? जी, मैं इसलिए पहले भी आपको कहा था कि इसका इलाज नहीं होता। ये बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का अपना रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स द एलर्जेंस। तो जिस तरह से आपको कोई इंसान किसी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई किसी तरीके से करता है, तो ये यानी ये बाय बर्थ एक आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है जो वैसे ऐसे ही है। जी, ये एलर्जी है। अच्छा, ये एलर्जी है। ये एलर्जी की एक किस्म है और आपकी बॉडी जो है ना वो डिफरेंट सीवियरिटी पर उसको रिएक्ट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती। तो लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जैसे धूल मिट्टी से और किसी भी चीज़ से ये चीज़ ट्रिगर कर जाती है। अच्छा, अब मैं पहले आप बता दीजिएगा, फिर मैं हकीम साहब से पूछूंगी कि मैंने जैसे कि अभी जिक्र किया कि अगर हम फेफड़ों से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनका ख्याल कैसे रखना है अपने लंग्स का। तो उसके लिए देखिए, आपको पता है कि हम तो बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं डस्ट को, बाइक पे भी गुजर जाएंगे और हम जहमत नहीं करेंगे कि अपनी गाड़ी की विंडोज़ को रोल अप रखें, वो भी हों तो डाउन में निकल जाएंगे भले जितनी भी धूल मट्टी हो। क्या हर वक्त मास्क लगा के रखें, घर से बाहर निकलें, क्या करें? देखिए, हर वक्त मास्क लगाना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। बहुत दफ़ा मैं लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर कहता हूँ कि जो कुछ लोग किसी चीज़ से स्पेसिफिकली एलर्जिक हैं, तो उनको तो हमारी रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर वो इस तरह की ट्रिगरिंग से बचना चाहते हैं तो वो मास्क लगाएं, स्पेशली अगर उनको पता है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो एज अ कम्युनिटी हमें करने चाहिए, लाइक स्मोकिंग सीजेशन, ठीक है ना। और स्पेशली जो स्मोक करता है उससे ज़्यादा जो दूसरा बंदा बैठा हुआ होता है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसमें फर्स्ट हैंड स्मोकिंग है, सेकंड हैंड स्मोकिंग भी है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी हम घर में जा नहीं पीते सिगरेट्स, लेकिन अगर आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, अगर वो आपके कपड़ों से भी इंटैक्ट हैं तो पार्टिकल्स कपड़ों तक में होते हैं। तो दैट्स कॉल्ड सेकंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोकिंग। सही। क्योंकि फर्स्ट हैंड तो आदमी खुद करता है, सेकंड हैंड जो बेचारा और हम तो बॉदर ही नहीं करते। कोई पी रहा होता है महफिल में बैठा हुआ तो हम उसे मना भी नहीं करते हैं कि आप थोड़ा बाहर चले जाएं या मुझे इससे एलर्जी है। ज़ाहिर है कुछ कर्टिसी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा हकीम साहब, आप क्या बताएंगे? देखें, एहतियात अफसोस से बेहतर होता है। आपको अगर किसी चीज़ से भी एलर्जी हो, आप उससे एहतियात किया करें। जैसा मास्क है, मास्क का इस्तेमाल करें अगर बाहर निकलते हैं तो, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो। अदरवाइज़ ये है कि आप ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम करें, सादा पानी पिया करें और पानी का टेक ज़्यादा रखें, तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ें काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो कि मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप होंगे, आज हम दमे के हवाले से बात करें तो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी है। समटाइम ऐसा होता है कि हम एकदम पैनिक में आ जाते हैं। अगर किसी को हमारे सामने अस्थमा का अटैक आ रहा हो, भले बच्चा हो भले बड़ा हो, तो इमीडिएटली जो हमें करना है वो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? अच्छा, हमारे जो भी पेशेंट जो एस्थमेटिक होते हैं उनको हम 2 तरीके की मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। एक जो मेडिकेशन कंटिन्यूस होती है जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं, जो रेगुलर बेस पे इंसान लेता है, और एक जो है उसको रिलीवर मेडिकेशन कहते हैं जो एज़ पर नीडेड या इमरजेंसी के वक्त इंसान यूज़ करता है। अच्छा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ लोग बहुत दफ़ा ये गलती करते हैं कि वो रेगुलर यूज़ के इन्हेलर्स को ही कभी कभी इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, जो कि इतना कारआमद नहीं होते। बिल्कुल। तो उसके लिए अलग से इन्हेलर्स होते हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उनका मोड ऑफ एक्शन बहुत जल्दी होता है,
लाइक वो विदिन 10 मिनट्स आपकी बॉडी में एक्ट करते हैं और आपका जो अक्यूट एक एपिसोड हुआ है उसको बिल्कुल सेटल कर देते हैं। सही। तो इट इज़ बेटर कि जब भी आप अपने डॉक्टर्स से, ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये दोनों चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं और रिलीवर मेडिकेशन ज़रूर प्रिस्क्राइब की जाती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये तो आपने फ़ौरन से बताया कि होता है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इस तरह की एलर्जीज़ होती हैं और वो उसको बिल्कुल इग्नोर करके बस वक्त गुजार रहे होते हैं, दिखा देंगे डॉक्टर को। इसको प्रोलॉन्ग करना, डिले कर देना या बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेना, ये कितना डेंजरस है? इसमें देखें क्या होता है कि अगर आप कोई बीमारी को छोड़ देते हैं तो हमारे मेडिकल टर्म में एक चीज़ यूज़ होती है जिसको कहते हैं रीमॉडलिंग ऑफ द एयरवेज, कि एयरवेज जो हैं फिर इस तरीके से रीमॉडल हो जाते हैं कि वो परमानेंटली ऑब्स्ट्रक्ट रहते हैं और फिर दवाओं से भी इतना अच्छा अफेक्ट नहीं आता। और हम लोग अपने यहाँ से उसमें कहते हैं कि वो COPD की तरह से रिएक्ट करते हैं। COPD एक बीमारी है जो स्मोकिंग से रिलेटेड है, बायोमास फ्यूल से रिलेटेड है और एस्मा में, और उसमें फ़र्क ये है कि उसकी रिवर्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब दवाओं से जो अफेक्ट आना होता है, ऐसे लोगों का जो अपना ख्याल नहीं रखते और एस्थमा को बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, फिर वो इस तरह बिहेव करते हैं कि बहुत सारी मेडिकेशंस उन पे अफेक्ट नहीं करती और फिर उनको हायर डोज ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती है। ओह बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि बहुत सारे लोगों ने अपने बेडरूम्स में ना वो वाले प्लांट्स रखे होते हैं जो कि एयर प्योरीफायर होते हैं या फिर वो ऑक्सीजन ज़ाहिर है रिलीज़ करते हैं, तो वो सुना बड़े इफेक्टिव होते हैं। इसमें स्नेक प्लांट होता है, जी, जी। इस तरह के एक दो और प्लांट्स हैं, वो बेसिकली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, यूजुअली आपने और मैंने बचपन से पढ़ा है कि रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दिन में ऑक्सीजन, ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं और वो रात में भी ऑक्सीजन ही रिलीज़ करते हैं। तो उनका घर में रखना, अगर आप उसकी साफ़ सफाई और मिट्टी का ख्याल रख सकते हैं तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से अगर आप रेशो देखें फॉरेस्ट का, तो आज से जी स्कूल लाइफ में जो था जब मैं पढ़ता था तो इट वाज 2%, और अब जो हालात हैं ये सारा हमने ग्रे एरिया आई थिंक सो 0 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ, अब हमने ना ग्रे एरिया कर दिया, जिसमें आपने कहा ना हर जगह मार्बल्स है, हर जगह टाइल्स हैं, हर जगह रोड, हरियाली हर सेंस में अच्छी है, ग्रीनरी होनी चाहिए। वो सदका जारिया है, हमारे रिलीजन को भी इस चीज़ की प्रमोट करता है कि आप दरख्त लगाएं सदका जारिया के तौर पे, और ये बहुत एक हेल्दी चीज़ है और हम लोगों को सबको अपने घरों में जो है इस चीज़ का पता भी है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी एफर्ट नहीं करते हैं। हकीम साहब, आप क्या मैसेज देंगे? अगर हमें अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखना है, तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, क्योंकि जिनको भी अस्थमा या उनको साइनसाइटिस है या नज़ला हो जाता है, वो दूसरे में मुंतकिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। तो ये एक डिस्टेंस रखें। और दूसरा ये है कि कोशिश कीजिए जहाँ धूल मिट्टी खुशबू बदबू ज़्यादा, वहाँ को अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग से अवॉइड कीजिए। तो जितना अपना ख्याल रखेंगे आप उतना दवाइयों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी जुमेरात को पेशावर जा रहा हूँ। अच्छा। जुमेरात से लेके इतवार तक, तो मैं इंशाल्लाह पेशावर के विज़िट पे हूँगा, जो लोग भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। चलिए, हकीम साहब से लाजमी मिलिए, जो भी टोटके आपने पूछने हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्मोकर्स के हवाले से मैंने सुना है कि यही एलर्जी जो कि उनके लंग्स को ख़राब कर रही होती है, वही उनकी स्किन को भी ख़राब करती है। बहुत सारे लोगों को, स्मोकर्स को एक्नी होता है और उन्हें लगता है कि शायद पता नहीं मैं गर्म चीज़ें खाता हूँ या मेरी स्किन शायद मेरी एज ऐसी है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि स्मोक से भी आपकी स्किन इफेक्ट होती है। देखिए, स्मोक के अंदर जो है ना बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्नी इज़ द लीस्ट ऑफ इट। अच्छा। तो आपको तो कैंसर हो सकता है स्मोकिंग से, सबसे बड़ा, क्योंकि आप यकीन करें कि हम हर तकरीबन महीने एटलीस्ट ये 10 से 15 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो हमारे पास जो है मुंह से खून आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आते हैं और इन दी एंड उनको डायग्नोसिस उनकी कैंसर ही होती है, और जिसमें से तकरीबन ज़्यादातर लोग स्मोकर्स होते हैं। सही। तो बस मैं फाइनली यही कहूँगी कि अगर आपने फेफड़ों से मोहब्बत करनी है तो प्लीज़ स्मोकिंग को क्विट कर दें। ये आपके लिए ना बस स्लो पॉइजन है जो आप खुद को दे रहे हैं। अगर अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं तो इसको छोड़ दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद फॉर योर टाइम। हकीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।